अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, सेल साइकिल, जिसके अंदर हमने बात की सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस की बात की है, उसके दो डिफरेंट फेजेस की बात की है, माइटोटिक फेज और इंटरफेज के अंदर फर्दर हमने स्टेजेस देखी थी। नेक्स्ट हमने बात की थी माइटोटिक फेज के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, दो स्टेजेस आते हैं, एक माइटोसिस आता है और दूसरा मियोसिस आता है। फिर हमने माइटोसिस देखा कि जिसमें के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो पेरेंट देते ही जाते हैं कि एक और जो एक सेल होता है वो डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट जितने ही रहते हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि जो माइटोसिस है उसके फर्दर कुछ आगे से फेजेस है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। ठीक है, वो हमने देखा था ना कि प्रोफेज जो माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के आगे फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद हमने बात की थी साइटोकाइनेसिस, इसके बाद एक साथ दो में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि मियोसिस क्या होती है। मियोसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड सेल होता है वो 4 डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट से क्या होता है रिड्यूस करके हाफ हो जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक ऑफस्प्रिंग के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर। अब उसके बाद हमने बात की थी कि मियोसिस भी दो तरह की होती है, एक होती है मियोसिस 1 और एक होती है मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है, प्रोफेज 1 आती है, मेटाफेज 1 आती है, टेलोफेज 1 आती है, एनाफेज आती है, एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1 आती है। इसी तरह हमने बात की थी मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर जो होती है वो ना माइटोसिस जैसी ही होती है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि सारा जिस तरह प्रोसेस माइटोसिस के अंदर हो रहा होता है, इसी तरह क्या होता है कि मियोसिस 2 के अंदर भी स्टेजेस हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने बात करनी है कि अपोप्टोसिस क्या होती है और साथ में नेक्रोसिस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सेल के अंदर ना कुछ कह सकते हैं, सेल के अंदर ना कुछ सेल की डेथ होती है। ठीक है, दो तरीके से सेल की डेथ होती है, एक अपोप्टोसिस के थ्रू होती है और एक नेक्रोसिस के थ्रू होती है, जिसकी आज हमने डिटेल से स्टडी करनी है। सबसे पहले देखते हैं तो अपोप्टोसिस क्या होती है कि जब प्रोग्राम सेल डेथ होती है, एक ना सीक्वेंस, एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ एक प्रोग्राम जिस तरह बनाया जाता है ना, हर स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज के साथ एक सेल की डेथ होती है। सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है वो श्रिंक करता है। पहले सेल ने क्या करना है, श्रिंक करना, सेल सिकुड़ेगा, फिर क्या करेगा, अंडर द सीरीज ऑफ चेंजेस, फिर जब जैसे वो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, उसके साथ ही क्या होती है, सेल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ब्रेक हो जाएगा। सेल ने श्रिंक किया, चेंजेस आए, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ब्रेक हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी न्यूक्लियस के अंदर मटीरियल होता है वो कहां पे आ जाएगा, क्रोमोसोम जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्रोमैटिन्स होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं, चौथे भी होगा क्रोमैटिन सारे के सारे कंडेंस कर जाते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कन्वर्टेबल, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भी छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन कर देगी। तो फिर उसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्लब्स बनाती है। उसके बाद फिर वो जो ब्लब्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, कोऑपरेटिव बॉडीज, फिर वो एक तरह की ना बॉडीज बन जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बॉडीज कहते हैं। और फिर इनको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोस कर लेते हैं, सेल जो होता है फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फेगोसाइटोसिस क्या होती है। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों एंडोसाइटोसिस की ही टाइप होती है। इसमें क्या होता है, सेल जो फेगोसाइटोसिस होती है सेलुलर ईटिंग होती है, कि सेल ईटिंग करता है, और पिनोसाइटोसिस में सेलुलर ड्रिंकिंग होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल एक प्रोग्राम, सेल की डेथ होती है, पहले सेल श्रिंक करते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन करते हैं, क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस कर जाते हैं। साथ में क्या होता है, जितना भी साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो हर जगह छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाएगा। इसी के साथ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होती है, वो भी क्या करेगी, ब्रेक डाउन करती है और एक बॉडीज बनाते हैं, ब्लब्स कहते हैं, वो ब्लब्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोऑपरेटिव बॉडीज में। फिर वो जो मादे होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उनको सेल क्या कर लेता है, ईट कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, इसे अपने अंदर ले जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपोप्टोसिस करते हैं इसे। अब इसकी अक्रेंस देखते हैं कि कहां-कहां वाक़या होती है। एक तो ये फिंगर फॉर्मेशन के दौरान, जब बच्चा पैदा होता है, ज़ाइगोट उसमें सेल डिवीजन होती जाती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ, जब बच्चा मतलब ज़ाइगोट से एम्ब्रियो कंडीशन में आता है तो उसका हाथ बिल्कुल एक इस तरह होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। उसमें जिस तरह हमारे हाथों में फिंगर्स के अंदर गैप है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसमें क्या होती है, उन
कर ली जाती है। ठीक है, तो ये अपोप्टोसिस की 3 तरह की फीमेल फॉर्मेशन है। इन्फेक्शन स्प्रेडिंग से बचाता है, दूसरा क्या होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स से बचाता है। और उसके बाद हमने एक इंफॉर्मेशन हमारे इंटरेस्टिंग से कि 50 to 70 बिलियन सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं हर एक दिन के अंदर। 50 से 70 बिलियन की सेल्स होती हैं उनकी डेथ होती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था हमारा एपोप्टोसिस के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें नेक्रोसिस के बारे में कि नेक्रोसिस बेसिकली क्या होता है। नेक्रोसिस होता है एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल के टिश्यूज की, मतलब एक हादसाती मौत। जैसे सेल की और सेल के टिश्यू की एक हादसाती मौत होती है, अचानक से मौत हो जाती है। कोई इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट नहीं होते, कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं होता कि स्टेप बाय स्टेप सीरीज नहीं चलती, एकदम से जो होती है वो सेल की डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है, या इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट आ सकता है, कोई भी इंजरी आ सकती है, उसकी वजह से भी सेल की डेथ हो सकती है। अब इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी की वजह से भी सेल की डेथ हो सकती है, कोई कैंसर म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है, कुछ भी चेंज हो जाना। तो ना कैंसर की वजह से भी हमने पढ़ा था, कैंसर भी 2 तरह से बिनाइन भी होते हैं और मैलिग्नेंट भी होते हैं। तो इस तरह से भी क्या होते हैं, ट्यूमर्स वगैरह बनते हैं, फोलिया बनती है, सेल जिनकी गुच्छे बन जाते हैं। अब नॉर्मल ट्यूमर होती है सेल की, तो उसके दौरान भी सेल की डेथ हो जाती है। और लेस कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई, जब कैंसर वगैरह के सेल्स बनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जब वो लंपिंग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना सप्लाई नहीं हो पाती। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है उसकी वजह से भी क्या होता है कि डेथ हो जाती है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका फर्दर प्रोसेस देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसने बताया होगा कि इसमें क्या होता है, रिलीज ऑफ द लाइसोसोम इनसाइड। लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, 4 चैप्टर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो कंबाइन करती है तो फिर क्या होता है, सेल बनता है। तो लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली होता है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोसोमल एंजाइम। ये पहले लाइसोसोमल एंजाइम जो है उसका एंजाइम से क्रिएट करेगा, फिर क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, सेलुलर ब्रेकडाउन, फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा सेल को। फिर क्या करेगा, वो जो सेल होते हैं वो साथ में जाके साथ वाले सेल्स को भी, सराउंडिंग सेल को भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो साथ वाले सेल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो भी सेक्रेट आउट कर देते हैं। तो ये जैसे वो साथ वाले जो केमिकल सेक्रेट करेंगे वो साथ से क्या करते जाएंगे, साथ वाले सेल्स को हिलाते जाएंगे और सेल की डेथ होती जाएगी। तो ये एक तरह की एक्सीडेंटल डेथ होती है। पहले एंजाइम सेक्रेट होंगे, फिर सेल की ब्रेकडाउन होगी, फिर सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनको इफेक्ट करेंगे, तो सराउंडिंग सेल्स सारे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ केमिकल सेक्रेट कर देंगे। अब लास्ट एक सी एग्जांपल है स्पाइडर बाइट। जब एक स्पाइडर है वो बाइट करता है, उस दौरान में क्या होता है, नेक्रोसिस होती है, सेल की डेथ हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, सेल की एक्टिविटीज होती है वो रुक जाती है। उसके बाद आगे इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिफर करता है। उसमें ये बात बताता है कि जो नेक्रोसिस होती है ना वो लेस सीक्वेंशियल है, मतलब इसमें लेस सीरीज आती है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एपोप्टोसिस होती है इस तरह नहीं होती। तो इतनी सिंपल से होती है, एकदम से हो जाती है, कोई भी इतने बार लंबे चौड़े स्टेप से नहीं गुजरना पड़ता। इस तरह यहाँ पे हमने देखा था ना कि सेल ने श्रिंक करना है, क्रोमैटिन न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है ब्रेक डाउन करेगी, क्रोमैटिन कंडेंस करता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक डाउन करेगी, लग्स बनेंगे, अपोप्टोटिक बॉडीज बनेगी। लेकिन इसमें हरगिज ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक सिंपल सा है, एकदम से एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुई, सेल की डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये बात की है। उसके बाद उसने कहा ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर क्योर ऑफ वाउंड्स हैं, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, कोई वाउंड बन गया है, उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए, उससे भी क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। तो ये 2 मेन इसके पॉइंट्स थे। तो आज का टॉपिक था वो हमारे पास था कि सेल की डेथ कैसे होती है। तो सेल की 2 तरह से डेथ होती है, एक अपोप्टोसिस के थ्रू होती है और दूसरा नेक्रोसिस के थ्रू होती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखा गया और लॉन्ग के तौर पर भी देखा गया है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी कभी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।